कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना बच्चों? हाँ, पढ़ाई करना बहुत आवश्यक है, तो सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। और याद तो होगा ही आप सभी को क्या करना होता है एपिसोड देखने के बाद। एपिसोड देख लेने के बाद आपको अपने किताब से सवालों को हल करना होता है। हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ठोसों के यांत्रिक गुण का तीसरा भाग समझेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्रतिबल विकृति वक्र क्या होता है, जिसके बाद हम देखेंगे कि किसी तार के द्रव्य के यांग गुणांक का मापन क्या होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रतिबल विकृति वक्र क्या होता है। दोस्तों, इसके लिए एक स्प्रिंग लें और उस पर बल लगाकर नीचे की ओर खींचें। बल के कारण स्प्रिंग की लंबाई में अंतर आ जाएगा। अब थोड़ा सा और बल लगाएं और स्प्रिंग को और नीचे खींचें और फिर से स्प्रिंग की लंबाई का मान लें। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप स्प्रिंग पर बल लगा रहे हैं, उसी तरह से स्प्रिंग की विकृति में अंतर आ रहा है। सारे मापों को जांचकर प्रतिबल विकृति ग्राफ बनाएं। भिन्न भिन्न द्रव्यों के लिए प्रतिबल विकृति वक्र भिन्न भिन्न होते हैं। दोस्तों, इन वक्रों की सहायता से हम ये समझ सकते हैं कि कोई दिया हुआ द्रव्य बढ़ते हुए लोड के साथ कैसे विरूपित होता है। दोस्तों, अब ये आप देख सकते हैं, ये जो ग्राफ है वो प्रतिबल विकृति वक्र को दर्शा रहा है। दोस्तों, इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि O से लेकर A के बीच में वक्र रेखिक है। इस क्षेत्र में हुक के नियम का पालन हो रहा है। जब प्रत्यारोपित बल को हटा लिया जाता है तो पिंड अपने प्रारंभिक विभव में पुनः प्राप्त कर लेता है। इस क्षेत्र में ठोस एक प्रत्यास्थ पिंड जैसा आचरण करता है। दोस्तों, A से बीच के क्षेत्र में प्रतिबल तथा विकृति अनुक्रमानुपाती नहीं है। फिर भी भार हटाने पर पिंड अभी भी अपने प्रारंभिक विभव में वापस आ जाता है। वक्र में बिंदु B पराभव बिंदु मतलब प्रत्यास्थ सीमा कहलाता है और संगत प्रतिबल का द्रव्य का प्रभाव सामर्थ्य कहते हैं। B से D के बीच आप यह देख सकते हैं कि यदि भार को बढ़ाया जाए तो उत्पन्न प्रतिबल सामर्थ्य से अधिक हो जाएगा और फिर प्रतिबल में थोड़े से अंतर के लिए भी विकृति तेजी से बढ़ने लगेगी। अब दोस्तों, आप क्या कीजिए, B और D के बीच किसी बिंदु C का मान ले, पर जब भार को हटा दिया जाए तो पिंड अपनी प्रारंभिक विभव को पुनः प्राप्त नहीं करता है। इस स्थिति में जब प्रतिबल शून्य हो जाए तब भी विकृति शून्य नहीं होती। ऐसे विरूपण को हम कहते हैं प्लास्टिक विरूपण। दोस्तों, ग्राफ पर बिंदु D द्रव्य की चरम तनन सामर्थ्य है। इस बिंदु के आगे प्रत्यारोपित बल को घटाने पर भी अतिरिक्त विकृति उत्पन्न होती है और बिंदु E पर विभंजन हो जाती है। यदि चरम सामर्थ्य बिंदु D और विभंजन बिंदु E पास पास हो तो द्रव्य को भंगुर कहते हैं। यदि वे एक दूसरे से दूर दूर हों तो द्रव्य को तने कहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने सबसे पहले कह दिया था कि प्रतिबल और विकृति व्यवहार में एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य में अंतर होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर हम रबड़ ले तो आप देख सकते हैं कि इसके ग्राफ में रबड़ को अपनी प्रारंभिक लंबाई से कई गुना तक खींचा जा सकता है, फिर भी वह अपनी प्रारंभिक आकृति में वापस आ जाता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रत्यास्थता गुणांक, यंग गुणांक
अपरूपण गुणांक और आयतन गुणांक क्या क्या होते हैं। दोस्तों, प्रत्यस्तता गुणांक प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को प्रत्यस्तता गुणांक कहते हैं। चलिए अब देखते हैं कि यंग गुणांक किसे कहते हैं। दोस्तों, प्रतिबल चाहे तनक हो या चाहे संपीड़न हो, उत्पन्न विकृति का मान समान होता है। तनक प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात से यंग गुणांक को परिभाषित किया जा सकता है और इसे प्रत्येक y द्वारा निरूपित किया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मतलब y बराबर है तनक प्रतिबल भाग अनुदैर्ध्य विकृति। तो जिसके अनुसार y बराबर आ जाएगा f भाग a भाग डेल्टा l भाग l के। दोस्तों, यंग गुणांक की इकाई न्यूटन पर मीटर वर्ग 2 और पास्कल होती है। दोस्तों, क्योंकि स्टील का यंग माप ज्यादा होता है, जिसके कारण ये ज्यादा कठोर हो जाता है। इसी कारण से अधिक काम की जाने वाली मशीनों तथा सकारात्मक डिजाइनों में स्टील का अधिक प्रयोग किया जाता है, बल्कि तांबा, पीतल और एल्युमिनियम का प्रयोग कम किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि अपरूपण गुणांक क्या होता है। अपरूपण प्रतिबल तथा संगत अपरूपण विकृति के अनुपात को अपरूपण गुणांक कहते हैं। इसे G द्वारा निरूपित किया जाता है, जिसमें G बराबर है अपरूपण प्रतिबल भाग अपरूपण विकृति। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अपरूपण प्रतिबल बराबर होता है F भाग A के और अपरूपण विकृति बराबर होती है डेल्टा X भाग L के। तो जिसके अनुसार अपरूपण गुणांक आ जाएगा G गुणा थीटा। अपरूपण गुणांक की SI इकाई न्यूटन पर मीटर वर्ग 2 होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आयतन गुणांक क्या होता है। दोस्तों, जब किसी पिंड को अधिक दाब के एक द्रव में डुबोया जाता है तो वह जलीय प्रतिबल के अंतर्गत चला जाता है। यह पिंड के आयतन में कमी उत्पन्न करता है और इस प्रकार से एक विकृति, जिसे आयतन विकृति कहते हैं, वो उत्पन्न हो जाती है। तो दोस्तों, जलीय प्रतिबल तथा संगत आयतन विकृति के अनुपात को आयतन गुणांक कहते हैं। इसे B से निरूपित किया जाता है, जिसमें B बराबर है घटा P भाग डेल्टा V भाग V। यहाँ पर ऋण चिन्ह ये दर्शा रहा है कि दाब में वृद्धि करने पर आयतन में कमी हो जाती है, अर्थात यदि P धनात्मक है तो डेल्टा V ऋणात्मक होगा। इस प्रकार से आयतन गुणांक का मान सदा ही धनात्मक होगा। आयतन गुणांक की SI इकाई न्यूटन पर मीटर वर्ग 2 या पास्कल होती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किसी तार के द्रव्य के यंग गुणांक का मापन क्या होता है। दोस्तों, इसके लिए आप क्या कीजिए, 2 लंबे सीधे तार लीजिए जिनकी लंबाई तथा त्रिज्या बराबर हो और वह किसी स्थिर दृढ़ आधार से अगल बगल लटके हों। तार A में 1 मिलीमीटर की मुख्य स्केल M तथा एक भार रखने के लिए एक पलड़ा लगा हो और तार B समान अनुप्रस्थ परिच्छेद का होता है और इसमें भी एक पलड़ा लगाया होता है, जिसमें ज्ञात भारों को रखा जाता है। प्रायोगिक तार B की तली पर एक संकेतक में एक वर्नियर स्केल भी जोड़ दिया जाता है तथा मुख्य स्केल M संदर्भ तार A से जोड़ दिया जाता है। पलड़े में रखे भार नीचे की ओर एक बल लगाते हैं और प्रायोगिक तार को तनक प्रतिबल के अंतर्गत विस्तारित कर देते हैं।
जैसा कि आप इस चित्र में देख ही सकते हैं। तार में विस्तार को वर्नियर व्यवस्था से नाप लिया जाता है और कमरे में ताप के अंतर के कारण होने वाली लंबाई के किसी परिवर्तन की प्रतिपूर्ति करने के लिए संदर्भ तार का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि प्रायोगिक तार की लंबाई में ताप के कारण किसी परिवर्तन के साथ साथ संदर्भ तार की लंबाई में भी उतना ही परिवर्तन होता है। अब प्रायोगिक तार को तनक प्रतिबल के अंतर्गत लाने के लिए उस पर धीरे धीरे और भार चढ़ाए जाते हैं और वर्नियर का पाठ्यानोटन किया जाता है। दो वर्नियर पाठकों में अंतर तार की उत्पन्न विस्तार बताता है। दोस्तों, मान लीजिए कि जो प्रायोगिक तार है उसकी प्रारंभिक त्रिज्या r है और लंबाई है l। तो इस प्रकार से जो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल आएगा वो आएगा पाई r वर्ग 2। मान लीजिए कि द्रव्यमान m से तार में उत्पन्न विस्तार डेल्टा l है। तो इस प्रकार से जो प्रत्यारोपित बल आएगा वो आएगा mg, जहां g गुरुत्वीय त्वरण है। तो इस प्रकार से जो यंग गुणांक का मापन होगा वो होगा mg भाग पाई r वर्ग 2 गुणा l भाग डेल्टा l। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि द्रव्यों के प्रत्यास्थ व्यवहार के अनुप्रयोग क्या क्या हैं। दोस्तों, दैनिक जीवन में द्रव्यों के प्रत्यास्थ व्यवहार की अहम भूमिका होती है। सभी अभियांत्रिक डिजाइनों में द्रव्यों के प्रत्यास्थ व्यवहार से परिशुद्ध ज्ञान की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आपने क्रेनों को देखा होगा जो भारी भारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखते हैं और उठाते हैं। इन क्रेनों में मोटी धातु की रस्सी होती है और ऐसा इसलिए होता है ताकि लोड तनाव के तहत रस्सी को ना तोड़े, क्योंकि लोड द्वारा उत्पादित तनाव रस्सी की लोचदार सीमा से कम होता है। इस प्रकार क्रेन को रस्सी की लोचदार सीमा के अनुसार रस्सी के व्यास को सहन करने, तनाव को कम करने के लिए डिजाइन किया जाता है। कुछ इसी प्रकार से पुलों में भी होता है। पुलों को भी इस तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि ये लोड के तनाव से प्रभावित नहीं हो। हालांकि कुछ वर्षों के बाद इन पुलों में दरारें पड़ जाती हैं और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भार द्वारा उत्पादित निरंतरता के दबाव में तनाव के कारण जो ब्रिज होते हैं वो अपनी लोचदार ताकत को खो देते हैं। तो दोस्तों, बीम जो कि पुलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ताकि वो जो पुलों के ऊपर गतिविधियां हो रही हैं उसके तनाव को कम कर सकें। चलिए दोस्तों, एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई एक बीम है जिसके बीचों बीच में आपने लोड लटकाया है। इस बीम की जो लंबाई है वो L है। तो जैसे ही जो लोड है इस पे लटका होगा तो ये नीचे की ओर जाने लगेगा, क्योंकि इसमें लोड के कारण जो उत्पन्न तनाव है वो अधिक है। इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे? इसके लिए हम आई आकार का बीम इस्तेमाल करेंगे जिसका यंग गुणांक ज्यादा होगा। आई आकार का बीम तनाव को कम कर देता है जो कि लोड के कारण उत्पन्न होता है और ये इसकी मजबूतता को भी बनाए रखता है। और जैसा कि दोस्तों आपने ये भी देखा होगा कि रेल की जो पटरी होती है वो भी आई आकार की ही बनी होती है ताकि वो जो रेल के कारण उत्पन्न तनाव को है वो उसको संभाल सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि प्रतिबल विकृति वक्र क्या होता है, जिसके बाद हमने देखा कि किसी तार के द्रव्य के यंग गुणांक का मापन क्या होता है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये पूरा अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इन सारे विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।
प्रतिबल के कितने प्रकार हैं? 2, 3, 4, 1। विज्ञान की शाखा जो इमारतों और निर्माणों की ताकत से संबंधित है वो है असैनिक अभियंत्रण, संरचनात्मक अभियंत्रण, योजना, ऊपर के सभी। प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को खालिस्तान गुणांक कहते हैं। प्रत्यायन गुणांक, प्लास्टिकता गुणांक, प्रत्यस्थता गुणांक, विरोधी विरूपण बल। अपरूपण विकृति को कैसे दर्शाया जाता है? डेल्टा x भाग L, डेल्टा v भाग L, डेल्टा L भाग L, डेल्टा v भाग V। अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है? सिर्फ तनन प्रतिबल, सिर्फ संपीड़न, दोनों तनन और संपीड़न प्रतिबल, ऊपर में से कोई नहीं। हेलो दोस्तों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम है नाभिक। दोस्तों, हमने अपने पिछले अध्याय में रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तावित परमाणु मॉडल को समझा था, जिसके अनुसार परमाणु का धनावेश घनीभूत होकर इसके केंद्र में संकेंद्रित हो जाता है और परमाणु का नाभिक बनाता है। नाभिक का कुल साइज परमाणु के साइज की तुलना में काफी कम होता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो परमाणु में अधिकांशतः रिक्त स्थान ही है। तथापि परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान यानी लगभग 99.9% से अधिक नाभिक में ही समाहित होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक प्रश्न यह भी उठता है कि परमाणु की संरचना के समरूप क्या नाभिक की भी कोई संरचना है, और यदि ऐसा है तो इसके अवयव क्या क्या हैं, वे परस्पर किस प्रकार जुड़े हैं। तो दोस्तों, इस अध्याय में हम इसी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। आज के इस वीडियो में हम अध्याय का पहला भाग समझेंगे, जिसमें सबसे पहले हम समझेंगे परमाणु द्रव्यमान एवं नाभिक की संरचना, और इसके बाद देखेंगे नाभिक का साइज, और अंत में द्रव्यमान ऊर्जा तथा नाभिकीय ऊर्जा बंधन। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, परमाणु का द्रव्यमान किलोग्राम की तुलना में बहुत कम होता है। उदाहरण के लिए कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1.992647 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 26 किलोग्राम है। अब इतनी छोटी राशियों को मापने के लिए किलोग्राम एक बहुत सुविधाजनक मात्रक नहीं है। अतः परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए द्रव्यमान की एक अन्य मात्रक प्रस्तुत किया गया, और इस मात्रक को परमाणु द्रव्यमान मात्रक U कहते हैं। अतः इस परिभाषा के अनुसार एक U बराबर होता है कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान बटे 12 के, अर्थात 1.992647 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 26 किलोग्राम बटे 12, जिससे आता है एक U बराबर 1.660539 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 26 किलोग्राम। दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान को यथार्थ मापन द्रव्यमान वर्णक्रम मापी यानी स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा किया जाता है। परमाणु द्रव्यमान के मापन से पता चलता है कि एक ही तत्व के विभिन्न प्रकार के ऐसे परमाणुओं का अस्तित्व है जिनके रासायनिक गुण तो समान होते हैं, पर इनके द्रव्यमानों में अंतर होता है। एक ही तत्व की ऐसी परमाणु प्रजातियां जिनके द्रव्यमानों में अंतर होता है समस्थानिक कहलाती हैं। दोस्तों, अगर नाभिक की संरचना की ओर गौर करें तो न्यूट्रॉन की खोज के पश्चात नाभिक की संरचना का चित्र भी काफी हद तक साफ हो गया था। अब यह कहा जा सकता था कि किसी परमाणु के नाभिक में मुख्यतः प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं।
प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक Z से लिखा जाता है, जबकि न्यूट्रॉन की संख्या को N से। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के लिए न्यूक्लियॉन शब्द का भी उपयोग किया जा सकता है। अतः किसी परमाणु में न्यूक्लियॉन संख्या उसकी द्रव्यमान संख्या A होती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे विषय नाभिक के साइज पर। दोस्तों, हमने पिछले अध्याय में ये देखा था कि परमाणु की संरचना को लेकर समय समय पर भिन्न भिन्न मॉडल दिए जा चुके हैं। सबसे पहले जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल हो या फिर रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। वैसे नाभिक के अस्तित्व के बारे में हमें सबसे पहले रदरफोर्ड के मॉडल द्वारा ही पता चला है। रदरफोर्ड ने अपने इसी प्रयोग से नाभिक के साइज को भी परिकलित किया। रदरफोर्ड के परिकलन अल्फा कणों एवं स्वर्ण नाभिकों के धनावेश युक्त कणों के बीच लगने वाले कूलम बल पर आधारित थे, किंतु जब प्रयोग में अल्फा कणों के स्थान पर इलेक्ट्रॉन का उपयोग किया गया तो प्राप्त नाभिकीय साइज पहले की अपेक्षा अधिक परिशुद्ध था। इससे प्राप्त होता है कि त्रिज्या को लिखा जा सकता है R बराबर R0 A की घात 1/3 से, जहां A परमाणु की द्रव्यमान संख्या है तथा R0 का मान 1.2 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 15 मीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारा अगला विषय द्रव्यमान ऊर्जा के बारे में। दोस्तों, आइंस्टीन ने अपने विशिष्ट अपेक्षता के सिद्धांत के आधार पर यह दर्शाया कि द्रव्यमान ऊर्जा का ही एक रूप है और हम द्रव्यमान को ऊर्जा के अन्य रूपों के समान ही किसी दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इसके लिए आइंस्टीन ने एक प्रसिद्ध द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध दिया, जिसे लिखा जाता है E बराबर mc की घात 2, जहां E द्रव्यमान m के समतुल्य ऊर्जा तथा c निर्वात में प्रकाश का वेग है। चलिए अब जानते हैं नाभिकीय बंधन ऊर्जा के बारे में। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि एक नाभिक प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। इसका मतलब यह हुआ कि नाभिक का द्रव्यमान बराबर होता है कुल प्रोटॉन के द्रव्यमान जमा कुल न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के, यानी m बराबर है सिग्मा mp जमा सिग्मा mn। यहाँ पर mp प्रोटॉन का द्रव्यमान तथा mn न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को दर्शाता है और कैपिटल M नाभिक के द्रव्यमान को। किंतु दोस्तों, नाभिकीय द्रव्यमान m सदा इस योग से कम पाया गया, अर्थात नाभिक और इसके घटकों के बीच एक अंतर होता है जिसे लिखा जाता है डेल्टा m के द्वारा और जो बराबर होता है ZmP जमा a घटा ZmN घटा कैपिटल M के। दोस्तों, यहाँ पर A परमाणु की द्रव्यमान संख्या और Z परमाणु संख्या है। इसके अतिरिक्त द्रव्यमान के इस अंतर को कहा जाता है द्रव्यमान क्षति। दोस्तों, द्रव्यमान क्षति को नाभिक के घटक न्यूक्लियॉन्स के मुक्त अवस्था में द्रव्यमान तथा नाभिक के द्रव्यमान का अंतर कहा जाता है। इसके अतिरिक्त नाभिक को उसके घटक कणों में विभक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहा जाता है, जिसे लिखा जाता है E बराबर डेल्टा mc²। दोस्तों, यदि नाभिकीय बंधन ऊर्जा को नाभिक में उपस्थित कुल न्यूक्लियॉन की संख्या से विभाजित किया जाए तो हमें प्राप्त होती है बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन और जिसे लिखा जाता है EB/A। यहाँ पर इस चित्र में विभिन्न परमाणुओं के लिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन दर्शाई गई है। दोस्तों, यदि आप यहाँ ध्यान दें तो एक भारी परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या 238 है, इसकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन दूसरे परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 120 के आसपास है, उसकी बंधन ऊर्जा से कम है, जिसका अर्थ यह हुआ कि यह भारी परमाणु विभाजित होकर छोटे छोटे 2 परमाणुओं में टूट जाएगा, जिससे दोनों परमाणुओं की बंधन ऊर्जा अधिक हो और परमाणु स्थिर रह सके।
इसी प्रकार छोटे परमाणु आपस में संयोजित होकर बंधन ऊर्जा का अधिक मान प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इसी विषय के साथ हम खत्म करते हैं हमारा आज का ये वीडियो और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। आज के वीडियो में हमने समझा परमाणु द्रव्यमान एवं नाभिक की संरचना, इसके बाद जाना नाभिक का साइज और अंत में द्रव्यमान ऊर्जा तथा नाभिकीय बंधन ऊर्जा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसी अध्याय के अगले भाग की, जिसमें हम समझेंगे नाभिकीय बल और रेडियो एक्टिवता को। तब तक के लिए गुड बाय। Covid kagak ada dia. Dia kata, नमस्कार दोस्तों, आज हम पी ब्लॉक के तत्व का दूसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि आज हम कौन कौन सी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम वर्ग 15 के यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे और आखिरी में हम फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वर्ग 15 के यौगिकों से। लास्ट वीडियो में हमने डाइनाइट्रोजन की बात करी थी, अब यहाँ से हम शुरू करेंगे अमोनिया से। अमोनिया कम मात्राओं में वायु तथा मिट्टी में उपस्थित रहती है, जहाँ यह नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थों के विघटन से बनती है। अभी आपके सामने एक रिएक्शन आई होगी, इसमें आप देख सकते हैं कि जब यूरिया का विघटन हो रहा है तो उससे अमोनिया गैस भी निकल रही है। अगर हम बात करें कि व्यापक स्तर पर इसे कैसे बनाया जाता है, तो व्यापक स्तर पर इसे हाबर प्रक्रम के द्वारा बनाया जाता है। हाबर प्रक्रम के बारे में हमने डाइनाइट्रोजन वाले भाग में भी पढ़ा था।
हाबर प्रक्रम में क्या होता है, हम डाइनाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं और उससे हमें अमोनिया मिलती है। अब हम बात करेंगे अमोनिया के गुणों की। अमोनिया एक तीखी गंध वाली रंगहीन गैस है। जल की भांति ही द्रव और ठोस अवस्थाओं में यह हाइड्रोजन बंधों द्वारा बंधित होती है। अमोनिया का अणु त्रिकोणीय पैरामिडी है। यहाँ से प्रश्न आ सकता है, तो इस पॉइंट को आप बहुत ही अच्छे से अपने दिमाग में रखिएगा। अमोनिया गैस जल में अत्यधिक विलेय है, मतलब ये जल में बहुत ही आसानी से घुल जाती है। यहाँ पर आप रिएक्शन देख सकते हैं। NH3 को जब हम जल में डालेंगे तो NH4+ और OH- बनता है। यहाँ पर OH- आयन बनने के कारण इसका जलीय विलयन दुर्बलतः क्षारीय है, मतलब वीकली बेसिक होता है इसका सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं अमोनिया की अभिक्रियाओं के बारे में। ये कुछ अमोनिया की अभिक्रिया है। ZnSO4 के साथ अगर आप अमोनिया की रिएक्शन करवाएंगे तो आपको व्हाइट PPT मिलेगी, यानी कि श्वेत अवक्षेप, और सेम चीज आपको FeCl3 के साथ भी देखने को मिलेगी। तो ये 2 रिएक्शन हैं अमोनिया की। इसके अलावा ये 3 रिएक्शन और हैं। अगर आप Cu2+ में अमोनिया डालते हैं तो वो डीप ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन दे देता है। Cu2+ वैसे तो ब्लू कलर का होता है, लेकिन अगर आप उसमें अमोनिया डालते हैं तो वो डीप ब्लू हो जाता है, मतलब गहरा नीला हो जाता है। और अगर आप Ag+ में Cl- डालते हैं तो वो पहले आपको व्हाइट PPT देता है, और फिर उस AgCl में, जो कि व्हाइट PPT है, अगर आप उसमें अमोनिया डालते हैं तो वो दोबारा से कलरलेस हो जाता है, यानी कि रंगहीन हो जाता है। तो ये कुछ अमोनिया की अभिक्रियाएं हैं। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड की। तो ये टेबल है आपके सामने। सबसे पहले आप इस टेबल को बना लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर 6 नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं। पहला जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है वो है N2O, जिसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था होती है नाइट्रोजन की। N2O को कहते हैं डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड। उसके बाद आता है NO, जिसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है और इसे कहते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। फिर तीसरा आता है N2O3, जिसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है और इसे कहते हैं डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। फिर चौथा आता है NO2, जिसे कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +4 होती है। उसके बाद जो पांचवा होता है उसे कहते हैं डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड और इसका फॉर्मूला होता है N2O4। यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +4 होती है और जो आखिरी होता है उसे डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +5 होती है और इसका फॉर्मूला होता है N2O5। आप इनके जो फिजिकल अपीयरेंस है कि ये कैसे दिखते हैं, आप उनको अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इनकी जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है उन रिएक्शंस को भी अपनी कॉपी में आप लिख लीजिए। अब हम बात करेंगे नाइट्रिक अम्ल की। तो सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रिक अम्ल के विरचन की, यानी कि ये बनता कैसे है, इसके प्रिपरेशन की। तो नाइट्रिक अम्ल को बनाने के लिए हम NaNO3 और H2SO4 का आपस में रिएक्शन कराते हैं। इसमें 2 चीजें बनती है, पहला NaHSO4 और दूसरा HNO3। व्यापक स्तर पर यह मुख्यतः ओस्टवाल्ड प्रक्रम द्वारा बनाया जाता है। ओस्टवाल्ड प्रक्रम कुछ इस प्रकार है। हम क्या करते हैं, NH3 को वायु से ली गई ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं और इसे हम 500 केल्विन के टेम्परेचर पर रिएक्ट करवाते हैं। तो इससे हमें मिलता है NO और साथ में हमें मिलता है H2O। अब हम इस मिले हुए NO का रिएक्शन करवाते हैं दोबारा से ऑक्सीजन के साथ, हमें मिलता है NO2। फिर हम इस NO2 को पानी में मिला देते हैं तो हमें HNO3 मिल जाता है, जो कि हमारा नाइट्रिक अम्ल या फिर नाइट्रिक एसिड कहलाता है। तो ये ओस्टवाल्ड प्रक्रम है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में
हाबर प्रक्रम और ओस्टवाल्ड प्रक्रम को पूछा ही जाता है। तो आप इस चीज को अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इसको आप याद रखिएगा, इसकी रिएक्शंस को आप याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नाइट्रिक अम्ल के गुणों की। यह एक रंगहीन गैस है। गैसीय अवस्था में HNO3 की संरचना समतलीय होती है। जलीय विलयन में नाइट्रिक अम्ल प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आप HNO3 को पानी में मिला दें तो ये H3O+ आयन देगा और साथ में NO3- देगा। चूंकि ये H3O+ आयन दे रहा है तो यहाँ से ही ये पता चलता है कि ये एक प्रबल अम्ल है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक है। आप ये चीज आगे देखेंगे जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, वहां पर आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि जो सांद्र नाइट्रिक अम्ल है उसको हम लोग ऑक्सीकारक के रूप में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। अब हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज करने जा रहे हैं जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट, हिंदी में इसे कहते हैं भूरी वलय परीक्षण। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम FeSO4 को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ और नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्ट करवाते हैं। इससे हमें Fe2SO4 होल थ्राइस मिलता है
वियोजित हो जाएगा। द्रव तथा गैसीय प्रावस्थाओं में इसकी संरचना त्रिसमन्ताक्ष द्विपैरामिडी होती है। यहाँ पर तीनों निर्शीय आबंध समतुल्य हैं, जबकि दो अक्षीय आबंध निर्शीय बंधों से बड़े हैं। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी कि PCl5 में एक्सियल जो बॉन्ड्स होते हैं वो इक्वेटोरियल बॉन्ड से बड़े होते हैं। इसका कारण यह है कि निर्शीय आबंध युगलों की तुलना में अक्षीय आबंध युगलों पर अधिक प्रतिकर्षण होता है। अब हम बात करेंगे फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल की। तो पहला जो ऑक्सो अम्ल है उसे कहते हैं हाइपोफॉस्फोरस अम्ल H3PO2 और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। दूसरा जो ऑक्सो अम्ल है वो कुछ इस प्रकार होता है, इसे कहते हैं ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल और इसका फॉर्मूला होता है H3PO3। तीसरा जो ऑक्सो अम्ल है उसे कहते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल और इसका फॉर्मूला H3PO4 होता है। अब हम बात करेंगे H4P2O7 या जिसे कहते हैं पायरोफॉस्फोरिक अम्ल। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। उसके बाद जो ऑक्सो अम्ल है वो है साइक्लोट्राइमेटा फॉस्फोरिक अम्ल। इसका जो फॉर्मूला है वो HPO3 होल थ्राइस होता है और इसका स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन के सामने है। अब जो आखिरी अम्ल है उसे कहते हैं पॉलीमेटा फॉस्फोरिक अम्ल। इसका फॉर्मूला है HPO3 होल थ्राइस, लेकिन इसका स्ट्रक्चर अलग है। इसका फॉर्मूला साइक्लोट्राइमेटा फॉस्फोरिक अम्ल से मिलता जुलता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर अलग है। ये जितने भी ऑक्सो अम्ल हैं इनके स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इनके नाम के साथ इनके स्ट्रक्चर आने चाहिए, परीक्षा में ये पूछे जाते हैं। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने वर्ग 15 के यौगिकों के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बारे में पढ़ा और आखिरी में हमने फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी पढ़ाई हुई चीजें आपको समझ आई होंगी और आपको ये सुझाव दूंगा कि आप ये सारी चीजें रसायन विज्ञान की NCERT से पढ़ लीजिएगा। आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ग 16 के तत्व, उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ग 16 के तत्वों के गुण। धन्यवाद दोस्तों। अरे भाई राजू, क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे, क्या बोल रहे थे? हाँ, चाचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता। बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हम भी यही सोच रहे थे। अरे वो देखो, मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए। चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मास्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब, आपसे एक बात का जानकारी लेना था। हाँ पूछिए। अब हम लोग तो ठहरे कम पढ़े लिखे आदमी, हाँ। लेकिन हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? बहुत आसान है। अच्छा, कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं। जी 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 चलिए। सर, चलिए। चलो चलो हाँ हाँ चलिए। हाँ हाँ, हम उठा लेते हैं। आइए, ये देखिए, ये है क्लास 3 का अधिगम प्रतिफल पोस्टर। इसका मतलब है यदि आपका बच्चा वर्ग 3 में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें उसे जानकारी होनी चाहिए। ये क्या है? पक्षी। और ये क्या है? पेड़। यानी कि
तीसरी कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी, फूल, पत्ती आदि के बारे में सीख जाएगा। हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर। ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियाँ और ये है सही का निशान। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज़्यादा होंगे ये निशान उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है? गलत का निशान। हाँ, ये है गलत का निशान और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी। और ये निशान जितना ज़्यादा होगा आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे। उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए, ये है 3 स्टार। इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है। और 1 स्टार का मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ, ये तो बहुत आसान है। अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जांच पाएंगे मनोज। हाँ। तो मास्टर साहब, आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी। तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।